इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप लोगों ने वैसे बहुत सारी चीज़ें जो बुक से याद करनी है, जो लाजमी है, जो कि बुक की लाइंस भी आ सकती हैं। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता होना चाहिए। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे जो मेन फोकस रखना है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे रखना है। इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक नहीं है बेटा, है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं होगा। अरीशा बेटा, अच्छा चलें छोड़ें। अगर है या नहीं है मुझे आप बताएं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बल्कि हम ऐसा करते हैं सारे पढ़ा देता हूँ मैं आपको, छोड़ें, ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर स्टार्ट करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस के फ्लो रेट को। और आपने एक फार्मूला याद करना है कि जो एवरेज करंट होता है बेटा, एवरेज करंट, इसका फार्मूला होता है जितना चार्ज फ्लो किया, जितना चार्ज फ्लो किया डिवाइड बाई जितना उसने टाइम लिया उस फ्लो करने में। यह है जी एवरेज करंट का फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला से रेलिवेंट 2 MCQs ई कैट में आ चुके हैं, एक दोनों MCQ 2016 में आए हुए हैं। आप लोगों को सिर्फ ये याद करना है कि एवरेज करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और एवरेज करंट कैसे निकाला जाएगा? अगर आप लोगों ने एवरेज करंट निकालना है बच्चों, तो जो एवरेज करंट होगा डेट वुड बी इक्वल टू इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट डिवाइड बाई 2। ये इसका एवरेज करंट से निकाला जाएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ जी। मैं 2 सवाल करवाता हूँ, आपने उनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं मुझे। क्वेश्चन है कि चार्ज फ्लोन, एक बॉडी, एक चार्ज फ्लो कर रहा है, सॉरी स्टेडी करंट फ्लोज, स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर flows through a wire in 2 सेकेंड, ठीक है। बल्कि 2 की बजाय 5 सेकेंड था। ये मैं आपको ई कैट का ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5 सेकेंड, व्हाट इज द चार्ज फ्लोन इन दिस पीरियड? कितना चार्ज फ्लो किया है? ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ बेटा। 5 कूलम, बी ऑप्शन 10 कूलम, सी ऑप्शन 25 कूलम एंड डी ऑप्शन 12.5 कूलम। जी स्टडी 5 एम्पियर करंट फ्लो किया है जी, सिंपल है। अच्छा सबसे पहले बताएं स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट का मतलब होता है, पता है किसी को? स्टेडी करंट का सेम करंट या कांस्टेंट करंट, सेम करंट, कांस्टेंट करंट, ठीक है। अभी आपको फार्मूला मैंने बताया है कि अगर आपने एवरेज करंट का फार्मूला है चार्ज फ्लोन ओवर टाइम टेकन। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इसका एवरेज करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज करंट।
एवरेज करंट का फार्मूला मैंने बताया, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। इनिशियल अगर आई है तो फाइनल भी क्या हो जाएगा, आई होगा ना बेटा, ओवर 2। तो ये सिंपल आई आ जाएगा। और अब आई एवरेज का दूसरा फार्मूला क्या है, जितना चार्ज फ्लो किया है डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से अगर मैं क्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ गया, आई एवरेज मल्टीप्लाई टाइम। तो आई एवरेज कितना आ गया आपके पास 5, और आई की वैल्यू 5 है ना इसलिए, और टाइम आ गया 5, डेट इज इक्वल टू 25 कूलम। ठीक हो गया। सो राइट ऑप्शन इज 25 कूलम, ये राइट ऑप्शन है। एक और सवाल आया हुआ है ई कैट के अंदर इसी साल, आप देखना ज़रा। सवाल है करंट increases from 0 ampere to 5 ampere in a wire in 5 seconds. What is the value of charge flowed in this period? ये दोनों सवाल एक ही साल में इकट्ठे आए हुए हैं, 2016 में इकट्ठे सवाल थे ये वाले। ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ फिर से वही वाली, 5 कूलम, 10 कूलम, 25 कूलम, 12.5 कूलम, 12.5। नाउ व्हाट इज द राइट ऑप्शन? अब की बार फिर से आपने आंसर को बोला 25 कूलम। आपकी बार आपका आंसर गलत है। राइट ऑप्शन इज 12.5 कूलम। कैसे? अभी मैंने बताया आई एवरेज का फार्मूला क्या है, चार्ज ओवर टाइम। तो यहाँ से आपने चार्ज फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, आई एवरेज मल्टीप्लाई टाइम। अब पहले आप एवरेज करंट निकालेंगे। एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, शुरू में कितना करंट है 0, बाद में कितना हो गया 5, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 2.5। ठीक है, 2.5 कम करंट आ गया, और इसको आ गया ये एम्पियर। अब उस ऊपर वाले फार्मूले में पुट करें, दिस इम्प्लाइज डैट क्यू किसके बराबर आ गया 2.5 करंट हो गया एवरेज, और टाइम कितना है 5। सो आंसर इज 12.5 कूलम। क्लियर? यानी कि आपको पहले एवरेज करंट निकालना है। अब इसका एक सिंपल ये है, मैं आपको बता देता हूँ एक टेक्निक, छोटी सी सिंपल सी टेक्निक है। अगर तो स्टेडी करंट हो, तो आपने याद रखना है स्टेडी करंट के लिए यानी कांस्टेंट करंट के लिए आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी, सिंपल। और अगर अनस्टेडी करंट हो, अनस्टेडी से मुराद होता है कि वेरिएबल करंट हो, तो फिर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है Q इज इक्वल टू आई एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। क्लियर? ये आपने ध्यान याद रखना है कि जब भी स्टेडी करंट की बात की जाए कि सिंपल करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अनस्टेडी करंट है यानी वेरिएबल करंट है, तो फिर आप लोगों ने पहले एवरेज करंट निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप फार्मूला यूज़ करके आंसर करेंगे। क्लियर? ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से जो कॉन्सेप्ट जो पेपर में आया हुआ है। बाकी बुक की लाइन्स है, अब मैं बुक की लाइन्स बताता हूँ, आप लोगों ने जो याद करनी है। ऋषा बेटा, अगर आपकी क्योंकि आप फेडरल बोर्ड की हैं, आपके पास KPK की बुक्स हैं, तो KPK की बुक्स में और इसमें पंजाब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिफरेंस है थोड़ा सा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। ठीक है, तो आप बेशक वहीं से कर लीजिएगा।
आपने सबसे पहले अब ये कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन याद करनी है कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। बेटा अरीशा बेटा, अगर आप, मैं आपको ना ये पंजाब की बुक जो है वो सेंड कर दूंगा, पीडीएफ की जो मेरे पास पड़ी हुई है ना, तो आप इससे ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ये वाली बुक, ठीक है। और अगर आप परचेज़ कर सकती हैं तो फिर परचेज़ कर लीजिएगा बेशक, लेकिन मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप उनमें से ये चीज़ें जो हाईलाइट करवा रहा हूँ ये याद कर लीजिएगा, राइट। ओके, इसके बाद आप लोगों ने ये लाइन याद रखनी है, देखें, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स will now experience a force in the direction opposite to E। कहते हैं जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप लोगों को ये तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन बताएगा। अरिश्मा बेटा आप बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अरिश्मा बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अलिशबा बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको। मेरी तरफ से क्या आपकी तरफ से है, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ से आ रहा है या आपकी तरफ से आ रहा है। मैं अलिशबा बेटा आप बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अलिशबा बेटा आपको आवाज़ आ रही मेरी, सॉरी अलिशबा कह रहा हूँ, अंबर, सॉरी अंबर, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। इसका मतलब अलिशबा का अपना कोई नेट का प्रॉब्लम है। कोई नहीं, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में सुन लेगी, बाद में दोबारा। मुझे बताइए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अभी हमने कल ही पढ़ाई है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों ने मैं याद भी किया हुआ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मेरे बेटे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। और कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, ऑपोजिट। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ई, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये लिखा हुआ है माइनस ई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि इन विच डायरेक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए मेटेलिक कंडक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जी अरीशा बेटा बताएं क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे आप। शाबाश, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें या माइनस ई कह लें, एक ही बात होगी इसकी, ठीक है। और जितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, ये लाइन लिखी हुई है। अच्छा केपीके की बुक में मुझे पता है ये वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 10 की पावर -5 लिखी हुई है, यहाँ पे 10 की पावर -3 है। आपकी केपीके की बुक में 10 की पावर -5 ये पंजाब में 5 है, ठीक है। तो आप इसको 10 की पावर -3 याद रखेंगे, राइट। ओके, इसके बाद ये लाइन लिखी हुई है कि जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो रूम टेम्परेचर पर थर्मल
मोशन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब ये सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड पता कितना बनता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप याद रखेंगे इस वैल्यूज़ को, ये बुक की लाइंस आपसे आ सकती हैं। इसके बाद सोर्सेज ऑफ करंट आपने ये याद करना है कि सोर्स ऑफ करंट में क्या होता है कि सेल क्या करता है, आप लोगों ने याद करना है कि सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये आपको याद करनी है चीज़ें अब, ठीक है। और अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो फिर हमारा चैप्टर नहीं कवर हो पाएगा। तो अभी टाइम इतना शॉर्ट होने की वजह से कुछ चीज़ें आपको बुक की लाइंस जो मैं बता रहा हूँ ये आप याद करते जाइएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केपीके में थर्मोकपल्स का पूरा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पंजाब की बुक में थर्मोकपल्स का कंप्लीट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आपको वो जो चीज़ें अंडरलाइन करवा रहा हूँ ये याद कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर सेल्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपको याद करना है। उसके बाद करंट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये 3 नाम याद करने हैं कि करंट के 3 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। और हीटिंग इफ़ेक्ट का फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट तो हम आगे जाके पढ़ लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ना है। हीटिंग इफ़ेक्ट का जो फॉर्मूला है वो आप सुने ज़रा, आर्टिकल है हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं विद द एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोलाइड करते हैं विद एटम्स, तो जिसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ एटम्स क्या हो जाती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स रैपिड हो जाती है कोलिजन की वजह से। और रैपिड वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है। रैपिड वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा, रैपिड वाइब्रेशन मीन उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर गया, यानी कि उस सिस्टम में, इस बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। और वो जो हीट होगी उसका फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को, H = I²RT। ये वो फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो आप इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट जी। यहाँ पे जो ये आ रहा है ना I²R, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा वैसे ही चैप्टर में कि जो I²R होता है वो पावर के बराबर होता है। I²R जो होता है वो पावर होती है। सो आप एक और फार्मूला बना सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, H = पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो इस फार्मूला से भी एक क्वेश्चन आ चुका है 2017 के अंदर, ठीक है। मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करता हूँ। द क्वेश्चन वाज, अब मुझे एग्जैक्ट इसकी वैल्यूज़ नहीं याद, लेकिन उसकी स्टेटमेंट याद है, कॉन्सेप्ट याद है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ लेके, जी 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 बेटा, जी बेटा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अलिशबा बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अमर बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरीशा आपको भी मेरी आवाज़ आ रही है? अरीशा बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना, किसी किस्म का लैग तो नहीं है? ये मेरे ख्याल में जो अलिशबा बेटा,
जी बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लिशबा बेटा। जी बेटा, सुन रहे हैं, आप बोलें। बेटा ये मेरे ख्याल में आपके तरफ। अच्छा, मैं ना आप जब जैसा मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसके बाद लेक्चर सुन लीजिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग की हुई है साथ स्टार्ट, तो आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, ओके। तो मैं कह रहा था कि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2017 में आया था ई कैट के अंदर। और क्वेश्चन ये था, एक बल्ब है। मैं स्टेटमेंट लिखने की बजाय सिंपल वर्ड्स में इसको बता देता हूँ कि एक बल्ब है और उस बल्ब की पावर है 100 वाट। मुझे अब एग्जैक्ट वो नहीं याद कि वो कितनी वाट का बल्ब था, लेकिन अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है उस तरह की क्वेश्चन की। वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रहा हूँ। 100 वाट का बल्ब है, तो वो 120 मिनट्स के अंदर, नहीं 2 आवर्स लिखा हुआ था। 2 आवर था या 1 आवर कर लेते हैं। 1 आवर के अंदर 100 वाट का बल्ब है और टाइम है 1 आवर। तो 1 घंटे के अंदर बताएं वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 100 वाट का बल्ब है, वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर आप ज़रा सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। पहली ऑप्शन है 3600, बी ऑप्शन है 36,000, सी ऑप्शन है 3600,000, या डी ऑप्शन है ऑल। जी, बल्कि ऑल तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कोई और ऑप्शन कर लेते हैं आप। 360 कर लेते हैं। जी, क्या राइट ऑप्शन बनता है इसका? जल्दी से सॉल्व कर लें इसको ज़रा। सी ऑप्शन 3600, 360,000 सॉरी। हाँ, सिंपल है। देखो, अगर आपने एनर्जी फाइंड करनी है तो फार्मूला इस्तेमाल कर लें, एच इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर है 100 और टाइम कितना है? टाइम है 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। लेकिन आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 100, डैट बिकम 36। 2 ज़ीरो नहीं आने यहाँ पर, 1 2 3 4। हाँ, ये 4 ऑप्शन बन गया, राइट जी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे खुद शेयर करने वाला हूँ, यानी कि पेपर में नहीं आया हुआ, कंसेप्चुअल है, यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन। मुझे बताइएगा ज़रा कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन है ओहम्स लॉ, बीटा ऑप्शन है जॉल्स लॉ, सी ऑप्शन है एम्पियर्स लॉ, और डी ऑप्शन है ऑल। अच्छा, पहले सुन लें जॉल्स लॉ होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कि जब भी हमने फार्मूला पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट का, इसे बोलते हैं जॉल्स लॉ। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा अभी, डैट इज़ कॉल्ड जॉल्स लॉ। अब बताइए, जो इलेक्ट्रिक आयरन हमारी स्त्री है वो किस के अकॉर्डिंगली वर्क करती है? ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, या जॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, या एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग? जी, आंसर करें शाबाश जल्दी से। जी बेटा, आंसर कीजिएगा। बी ऑप्शन। ज़ाहिर बात है कि
इलेक्ट्रिक आयरन का काम है हीट जनरेट करना, हीट जनरेट करना, और हीट जनरेट करने के लिए उसे जाउल्स यानी कि हीटिंग इफेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ओके जी, इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट जो है बुक में, ये मैग्नेटिक इफेक्ट हम चैप्टर 40 में पढ़ लेंगे, केमिकल इफेक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओहम्स लॉ के ऊपर आ जाते हैं। तो बेटा ओहम्स लॉ तो सब बच्चों को आता है, मैट्रिक में भी पढ़ा था। सबसे पहले तो आपको ओहम्स लॉ की क्या याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद करनी है आपको। ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से ब्रिक ये, और उसमें एक बात याद रखनी है कि ओहम्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल होता है जब सिस्टम की फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर, कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कंडीशन है ओहम्स लॉ को फॉलो करने की। और ओहम्स लॉ का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, राइट। और इसमें R क्या है, R इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R हम कहते हैं इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जो है ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड करती है, ये आपको याद करना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड अपॉन द नेचर, डायमेंशंस एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। नेचर पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, और फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक बात याद कर लें कि जो ओहम्स लॉ का ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ओहमिक होगा, और जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन ओहमिक। जैसे ये वाला ग्राफ नॉन ओहमिक है, ये वाला ग्राफ भी क्या है, नॉन ओहमिक है। तो ये डिफरेंट जो वेरिएबल ग्राफ्स होते हैं यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होते वो हमेशा नॉन ओहमिक कहलाते हैं। तो जो सेमी कंडक्टर है ना, ये लिखा हुआ एंड पे, सेमी कंडक्टर इज़ आल्सो ए नॉन ओहमिक डिवाइस। सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ओहमिक होते हैं बेटा। और जो इसके अलावा फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या होता है, आपके बल्ब के अंदर जो छोटा सा स्प्रिंग होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो वो भी क्या होता है, एक नॉन ओहमिक होता है, नॉन ओहमिक। ये बातें आप एग्जांपल्स में याद रखेंगे। आगे वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ कॉल्ड सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैं इस टॉपिक को बड़ा डिटेल से करवाऊंगा। और उसमें सिर्फ ना तो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर के आएंगे बल्कि कैपेसिटर्स के भी आएंगे। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। बट यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। पहले तो हम कर लेते हैं रजिस्टर के, और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं कैपेसिटर के। फिर इनसे मिलते जुलते जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो फिर हम करेंगे, ठीक है। रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस, अगर आपके रजिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ है, अगर तो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो आपने फार्मूला याद करना है। मैं अब आपको शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा, सिर्फ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सीरीज़ में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जो आर इक्वलेंट होती है उसका फार्मूला होता है एन आर। एन क्या है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपको नज़र आ रहा है कि जो एन है वो चूँकि नंबर है और वो आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो आपको रेजिस्टेंस आएगी आर इक्वलेंट, डैट वुड बी ग्रेटर देन आर, यानी कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर आप इसका मैं सर्किट बनाता हूँ, इसका सर्किट कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास एक रजिस्टर ये वाला है, इसके साथ एक रजिस्टर ये वाला है, तो ये R1 है, ये R2 है।
तो इस तरह से जो जुड़े होंगे वो सीरीज़ होंगे। जो पैरेलल होंगे बेटा, पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होते हैं वो साइड बाय साइड जुड़े होते हैं इस तरह से। ये R1 है, ये R2 है। तो पैरेलल में क्या होता है, जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, हर रजिस्टर में करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। और इसमें जो R इक्वलेंट आता है, यानी कि टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस आएगी वो फार्मूला आएगा R/N। और ये जो फार्मूला मैंने सर्कल करने लगा हूँ, ये जो हाईलाइट करने लगा हूँ, इन फार्मूलाज में से क्वेश्चंस आए हुए हैं ई कैट के अंदर, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ। अच्छा, जब कैपेसिटर की बारी आएगी ना, आपने फार्मूला उल्टे कर देने हैं, यानी कि लाइक अगर ये सीरीज़ में है तो आपने फार्मूला, कैपेसिटर के लिए सी होता है ना, इसलिए सी यूज़ करेंगे। इसके लिए सी इक्वलेंट आएगा C/N, यानी कि पैरेलल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर पैरेलल है तो इसके ऊपर रजिस्टर के सीरीज़ वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि सी इक्वलेंट क्या आएगा, NC। क्लियर। और पैरेलल में आपको नज़र आ रहा है कि जो R इक्वलेंट है इट विल बी लेस देन R, यानी कि n की वजह से, nth डिवाइड होने की वजह से वो R से भी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। ठीक है जी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आपने मुझे आंसर करना है। यू हैव 20 रजिस्टर्स विद यू, you have 20 resistors, each of value, each of 5 ohm। सबकी वैल्यू कितनी है, 5 ओहम है। तो आपने मुझे बताना है to make a circuit of 1 ओहम, आपने 1 ओहम का सर्किट बनाना है। हाउ मैनी resistors you will connect, कितने रजिस्टर्स आप कनेक्ट करेंगे। ए ऑप्शन है 5 इन सीरीज, बी ऑप्शन है 5 इन पैरेलल, सी ऑप्शन है 10 इन सीरीज, और डी ऑप्शन है 10 इन पैरेलल। जी, आपके पास टोटल 20 हैं और आपने हर किसी की 5 ओम वैल्यू है। आपने सर्किट बनाना है कि उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम रह जाए बस। कितने सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे या पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। जी, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। अमर बेटा आप बताओ ज़रा, या लिशबा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो आप बता दें। 5 इन पैरेलल, कैसे पता चला 5 इन पैरेलल। पहली बात हमें देखनी है कि जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, लेकिन उसे हमने 1 ओम करनी है, यानी कम करना है। और अभी मैंने बताया अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसका मतलब इनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ तो सीरीज़ वाली ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गई, यहाँ तो बीटा होगा या डेल्टा होगा। अब आपको फार्मूला बताया गया है, अभी मैंने आपको सिखाया कि जी R इक्वलेंट का फार्मूला है R/N। तो फिर आपको N किसके बराबर आएगा, R/R इक्वलेंट। R कितनी है 5 और R इक्वलेंट कितनी है 1, तो आ गया 5। और ये 5 मैंने ज़ाहिर बात है पैरेलल में लगानी है, क्योंकि मैंने पैरेलल फार्मूला ही इस्तेमाल किया है। ये सवाल आपका ई कैट के अंदर आ चुका है। अच्छा, इसी तरह का सवाल आया हुआ है इंडक्टर्स का। अब कॉम्बिनेशन आते हैं इंडक्टर्स के।
अब मैं करने लगा हूँ इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन। नंबर 2 है इंडक्टर्स। इंडक्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये इस तरह की जो कॉइल होती है ना, इसे आप इंडक्टर कहते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 40 में पढ़ा सोलेनाइड के बारे में। सोलेनाइड ही होती, समझ लें आप। अच्छा, इंडक्टर के केस में भी आपने वही वाले फार्मूले इस्तेमाल करने हैं जो मैंने रेजिस्टर के केस में बताए हैं। यानी कि इंडक्टर को पहली बात तो एल से डिनोट किया जाता है। इसका एल इक्वलेंट होगा एन एल। ये किसके लिए होगा, सीरीज़ के लिए होगा। और इसका एल इक्वलेंट होगा एल बाई एन, किसके लिए, पैरेलल के लिए। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि सीरीज़ में इंडक्टर की इंडक्टेंस बढ़ेगी, पैरेलल में क्या होगी, कम होगी। तो रेजिस्टर के और इंडक्टर के कॉम्बिनेशंस आपने क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन जिनका ताल्लुक कैपेसिटर के साथ होगा। अब कैपेसिटर वाले केस में आपने ख्याल रखना है कि जो होगा ना स्प्रिंग, जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगों ने पार्ट 1 चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपके पास स्प्रिंग को सीरीज़ में लगाया जाएगा, अगर तो स्प्रिंग सीरीज़ में लगे हुए हैं तो उसका फार्मूला होगा, सॉरी, स्प्रिंग को हम के से डिनोट करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होगा के बाई एन। और पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, के इक्वलेंट इज इक्वल टू एन के। और यहाँ पर एक बात ये कि जो कैपेसिटर में है वो उल्टा हिसाब है रजिस्टर के, यानी कि अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो ओवरऑल इफेक्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन और है जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। बल्ब के कॉम्बिनेशन जो है, तो बल्ब के कॉम्बिनेशन में भी आप लोगों ने कैपेसिटर वाले फार्मूले याद करने हैं। अगर बल्ब सीरीज़ में जोड़े हैं, अगर तो बल्ब्स आप लोगों ने सीरीज़ में जोड़े हुए हैं, तो फिर आपके जो बल्ब की जो टोटल पावर होगी ना, पावर इक्वलेंट, वो निकाली जाएगी पी बाई एन। और अगर आपके पैरेलल में है बल्ब्स, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है पी इक्वलेंट इज इक्वल टू एन पी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कैपेसिटर, स्प्रिंग कांस्टेंट और बल्ब, इनके जो मैंने शॉर्टकट फार्मूलास बताए हैं ये आप लोग सेम रखेंगे। क्लियर है? कोई सवाल इसमें, कोई कन्फ्यूजन? पी इक्वलेंट, जैसे ये आर इक्वलेंट होता है ना, ये पी इक्वलेंट होता है। जैसे मैं कहता हूँ, ये फ़र्ज़ कर ले मैंने 2 बल्ब लगाए हैं, एक बल्ब ये वाला और एक बल्ब ये वाला। इसकी पावर है 50 वाट, इसकी पावर भी है 50 वाट। तो बताइए इनकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, पावर इक्वलेंट कितनी हो जाएगी? आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सीरीज़ में है कि पैरेलल में है? बताइए। सीरीज़ में है। अगर ये सीरीज़ में है तो इनकी जो टोटल पावर का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी, P बाई एन। तो आप P की वैल्यू 50 रखेंगे, N की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब टोटल आपको 25 वाट देंगे अभी ये, तो 25 वाट की पावर देंगे आपको। ठीक है, और अगर यही पैरेलल में जोड़ देते तो फिर क्या करेंगे, बताइए ज़रा। अगर ये 50-50 वाट के जो बल्ब अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ फिर 100 हो जाएगा। क्लियर? ये है पी इक्वलेंट, जो फाइनल पावर आएगी आपके पास। जी, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अब इसमें से सवाल आया हुआ 2017 में, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। 2017 का क्वेश्चन है ये। यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। रजिस्टर के सवाल भी आए हुए हैं, इंडक्टर के सवाल भी आए हुए हैं, कैपेसिटर के सवाल भी आए हुए हैं। बल्ब का सवाल अभी तक नहीं आया, लेकिन बल्ब से रिलेटेड कोई और सवाल आया जो अभी मैं करवाने लगा हूँ आपको। अच्छा, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया आपको,
कि यू हैव 20 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 5 ओहम टू मेक अ सर्किट ऑफ 1 ओहम, हाउ मैनी रेजिस्टेंस यू विल कनेक्ट। अगर मैं इस रजिस्टर की जगह पर कर देता हूँ कैपेसिटर, तो फिर आप क्या कहेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट हो लेकिन रजिस्टर्स की जगह पर कैपेसिटर हो, तो फिर आपका ऑप्शन क्या बनेगा? राइट। ऋषि बेटा आप बताओ। ऋषि बेटा आवाज़ आ रही है? नहीं 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 नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है कि यू हैव 20 कैपेसिटर्स, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है ना आपको अभी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, हाईलाइट करता हूँ मैं ये वाला, दिस वन। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिया कि 20 रजिस्टर्स हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं रजिस्टर्स की बजाय कैपेसिटर का सवाल करता यही आपसे, तो फिर इसकी राइट ऑप्शन क्या बननी थी? जी ऋषि बेटा। ऋषि बेटा आवाज़ आ रही है? हाँ 5 इन सीरीज़ हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का केस रजिस्टर से थोड़ा सा क्या है, उल्टा है। अमर बेटा आपको समझ आ गई है? किसी बच्चे की प्रॉब्लम? ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक सवाल करवाने लगा हूँ जो रेलिवेंट आया हुआ है, बल्ब से रेलिवेंट। क्वेश्चन ये था कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बैटरी है, ये बैटरी अटैच की हुई है एक, और इसके साथ एक एम मीटर लगाया हुआ है, और इसके साथ मैंने 3 बल्ब लगाए हुए हैं, 1 2 और ये वाले इसमें 3, B1 B2 B3। ये सवाल आया 2017 के अंदर ई कैट के अंदर। अच्छा, अब सवाल ही था कि कहता है अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, लेट्स सपोज जी 3 वाले को मैं क्रॉस कर देता हूँ, यानी कि फ्यूज़ हो गया, तो बताइए एम मीटर की जो रीडिंग होगी, एम मीटर रीडिंग, इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा? ठीक है, और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा? कहता जी एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज़ करेगी या इंक्रीज़ करेगी या कांस्टेंट रहेगी या डिक्रीज़ करेगी। अब ये दूसरे ऑप्शन में देता हूँ मैं, ये ए ऑप्शन है, बी सी एंड डी। अच्छा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो है वो जो रिमेनिंग बल्ब हैं उसकी बात कर रहा है, B1 एंड B2 की बात करेगा। B3 तो फ्यूज़ हो गया आपका, ये डिक्रीज़ करेगी, ये इंक्रीज़ करेगी या ये कांस्टेंट रहेगी या ये कांस्टेंट रहेगी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सवाल समझ आ गया आपको मेरा? जी, राइट ऑप्शन क्या है इसका? सवाल ये है कि एक बल्ब फ्यूज़ हो गया है, तो एम मीटर रीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और जो बाकी बल्ब्स हैं उनकी ब्राइटनेस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जी मेरे बेटे एक बात बताओ ज़रा, आपके घरों में एक बात याद कर लें कि आपके घरों में जितने भी कनेक्शन लगे होते हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। ठीक है, आपने इस तरह याद रखना है कि आपके घर में जितने भी चीज़ें कनेक्ट हैं, पंखे हैं, एसी है, बल्ब्स हैं, सारे के सारे क्या हैं? पैरेलल कनेक्शन है घर के अंदर, पैरेलल कनेक्शन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपके घर में 10 बल्ब चल रहे हैं, एक बल्ब ये चले 2 बल्ब चल रहे हैं, तो दो अगर एक बल्ब बंद कर देते हो या ख़राब हो जाता है तो दूसरे बल्ब पे क्या इफेक्ट होता है? कांस्टेंट रहेगी ना। इसका मतलब यहाँ तो चार्ली ऑप्शन है या डेल्टा ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक कौन है? अच्छा, अब मुझे बताइए
घर में 3 बल्ब चलाओगे ज़्यादा बिल आएगा या 2 बल्ब चलाने से ज़्यादा बिल आएगा? तो जब एक फ्यूज़ हो गया है तो 2 कम बिजली खाएंगे ना। तो एमीटर की रीडिंग कम होगी या ज़्यादा होगी या कांस्टेंट रहेगी? तो अब आंसर क्या बनता फिर? लास्ट वन डी, यानी कि एम मीटर की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन जो रिमेनिंग बल्ब हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया आपको सब बच्चों को? ओके। अब मैं बल्ब्स की बात चल रही है तो बल्ब्स के रिलेटेड एक और बात बता दूं, अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो बल्ब्स होते हैं ना, बल्ब्स की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स, या जिसे ग्लो कहते हैं, ऑफ बल्ब, आपने इसमें 2 कॉन्सेप्ट याद करने हैं। एक तो मैंने सीरीज़ पैरेलल वाला बता दिया आपको कि सीरीज़ में लगाने से क्या होगा, पैरेलल में लगाने से क्या होगा। लेकिन अगर आप 2 बल्ब को सीरीज़ में जोड़ते हो, आपसे पूछता है कि कौन ज़्यादा ग्लो करेगा या कौन कम ग्लो करेगा, तो फिर आपने याद रखना है, सिंपल 2 बातें याद रखनी है कि जो ब्राइटनेस है that is inversely related to power in case of series, and brightness is directly proportional to power in case of parallel. For example, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन है कि एक बल्ब है, सॉरी 2 बल्ब्स हैं, लेट्स सपोज एक 50 वाट का है और एक 5 वाट का है, सॉरी 25 वाट का है, ठीक है। इनको पहले मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया, फिर इन्हीं बल्ब्स को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, यानी 50 वाट और 25 वाट। तो बताइए इन दोनों सीरीज़ में कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, 25 वाला या 50 वाला? नहीं, उस वो सीरीज़ में करंट, वो जो आप डिटेल में जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगी। जो 2 बातें मैंने बताई सिर्फ इनको याद कर लें, बस इसका सवाल हो जाएगा आपका। अब बताएं सीरीज़ में कौन ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा? हाँ सिंपल 25 वाट। वो जो आप कह रही थी ना कि करंट सेम रहता है, तो वो एक लंबी डिटेल है, हम इस डिटेल में जाना ही नहीं है। अगर डिटेल में गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। तो आपका भी सवाल कैसे करना है वो देखें ज़रा। बस इसमें 25 वाला ज़्यादा ग्लो करेगा और पैरेलल में कौन ज़्यादा ग्लो करेगा? 50 वाट। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। क्लियर? ओके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लें। ये हो गया सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद आते हैं जी, ये सारा हो गया आपका, मैंने कॉम्बिनेशन करवा दी है। हाँ ये रेजिस्टिविटी है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, सारे आपने याद रखने हैं बजाय कि मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी और इसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस क्या होगी। तो देखिए बेटा, अब बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए रेजिस्टेंस का, और वो फार्मूला है R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, और एरिया की जगह पर लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वेयर, आर रेडियस है वायर का। ठीक है, तो इस फार्मूला के मुताबिक रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ तो डायरेक्ट है, लेकिन एरिया से क्या है? इन्वर्स है, और रेडियस के स्क्वायर से भी क्या है? इन्वर्स है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर आपसे सवाल करता है कि थिक वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे?
एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी? थिन वायर की, जारी बात है उसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और एक शॉर्ट वायर है, एक लॉन्ग वायर है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी? लॉन्ग वायर, क्योंकि लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, दूसरी बात, आपने इसकी रेशो के क्वेश्चन याद कर लेने हैं। रेशो आ सकती है R1/R2, अगर लेंथ के साथ बनाओगे तो L1/L2 आ जाएगा। अगर एरिया के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा? R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1। ये एरिया से रेशो बनेगी इन्वर्स। अगर आप रेडियस के साथ बनाओगे तो R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1 स्क्वेयर। ये स्क्वेयर के साथ इन्वर्स रेशो बनेगी, ठीक है। तो ये आपने रेशो याद रखनी फार्मूलाज। इसके बाद आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है डायमेंशंस पर। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? लेंथ एंड एरिया, इसका मतलब डायमेंशन होता है। लेंथ पर, डायमेंशंस पर डिपेंड करती है। नंबर 2 मटेरियल पर डिपेंड करती है। एंड नंबर 3 डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है। और जो इस फार्मूले में रेजिस्टिविटी आ रही है, जो फार्मूले में क्या आ रही है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी? पहली बात तो एक बात याद कर लें कि जो रेजिस्टिविटी फार्मूले में रो आ रही है, रो, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ये डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, ये बात आपने याद रखनी है। और मैं कुछ शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, फिर उनके क्वेश्चंस करवाता हूँ। अगर एक वायर को स्ट्रेच किया जाए, वायर को स्ट्रेच किया जाए तो स्ट्रेच करने से जो उसकी रेजिस्टेंस होगी ना, न्यू रेजिस्टेंस जो होगी, आप निकालेंगे N²R, इस फार्मूले से निकालेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अगर वायर को स्ट्रेच किया जाए उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली कहा गया, लेंथ के अकॉर्डिंगली। मैं सवाल अभी करवाता हूँ, साथ ही क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन करवाता हूँ कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ये वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है। इसको हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, L कर दिया। तो बताइए अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो इस वाली वायर की रेजिस्टेंस जो कि न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? तो मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला बताया, आपने बस वही यूज़ करना है। और ये फार्मूला सिर्फ तब यूज़ करना है जब आप वो कहे कि लेंथ को स्ट्रेच करके डबल किया या हाफ किया, जैसे भी किया है, लेकिन स्ट्रेच किया मैंने। तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे R न्यू इज इक्वल टू N²R। N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू कितनी है? डबल कर दी है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और R यानी कि न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4R हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गई बात? ये फार्मूला तब आपने इस्तेमाल करना है जब वो वायर की लेंथ को बढ़ाएगा स्ट्रेच करके, बस। और इसके बाद अगर वो कहता है कि मैंने इस वायर को बेंड कर दिया किसी शेप में, लाइक ये एक वायर थी मेरे पास, ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, मैंने कहता है जिसका सर्कल बना दिया, या मैंने इसकी ट्रायंगल बना दी, या मैंने इसकी रेक्टेंगल बना दी, स्क्वायर बना दिया, तो फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? इसमें देखें, ये पूछेगा डायमीटर के लॉन्ग क्या रेजिस्टेंस है,
इसकी पूछेगा इन दो टर्मिनल्स के कौन क्या रेजिस्टेंस है, इसकी पूछेगा यहाँ पे दो क्या रेजिस्टेंस है। यानी अगर ये एक वायर को बेंड करके किसी शेप में कन्वर्ट कर देता है तो फिर न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आपने याद कर लेना फार्मूला कि आर न्यू जो होगा न्यू रेजिस्टेंस डैट वुड बी इक्वल टू n माइनस वन ओवर n स्क्वेयर इंटू आर। ये आपने शॉर्टकट फार्मूला याद करना है। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। मसलन एक सवाल करते हैं, मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 12 ओहम और मैंने इसका क्या बना दिया, एक बना दी ट्रायंगल बना दी। तो बताइए इसके दो कॉर्नर्स पे क्या रेजिस्टेंस आएगी, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, R इज़ इक्वल टू कितनी साइड्स हैं 3 माइनस वन ओवर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितनी है 12, तो आ गई है 2/6 मल्टीप्लाई 12 सॉरी 2/9 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, क्या आ गया 24/9 2.7 आंसर आया है इसका बेटा, ठीक है। यानी कि जब उसने एक ही वायर को बेंड करके कोई शक्ल दे वो आपको। मसलन एक और सवाल करवा देता हूँ मैं आपको। सवाल करता है कि मैंने एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 12 ओहम और मैंने इसको क्या बना दिया, सर्कल में बना दिया। तो बताओ इसके डायमीटर के अलोंग कितनी रेजिस्टेंस आएगी, इस डायमीटर के अलोंग कितनी रेजिस्टेंस आएगी आर। आप मुझे बताओ इस डायमीटर के साइडों पे कितनी साइड्स बनती हैं सर्कल की, हाउ मेनी साइड्स आर देयर। डायमीटर की एक साइड ऊपर है एक साइड नीचे है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स 2 आ गई, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12। कितना आ गया ये आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 12। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस आएगी 3 ओहम। क्लियर है, ये बात समझ आ गई सारी, कोई प्रॉब्लम। ये जो मैंने शॉर्टकट बताए हैं ये आपको याद रखने हैं अब, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स बताए हैं आपको, डिटेल में जाता तो फिर बड़ा लंबा काम हो जाना था। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। इसके बाद टॉपिक आता है नेक्स्ट आपका, डेट इज़ ये रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन आ गए। और मैं बता दिया कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया चेंज करने से चेंज नहीं होगी, बात का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और आपने हाँ ये याद कर लेना आप लोगों ने कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, ये देखें ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 दफ़ा सवाल ही कैट के अंदर आया हुआ है, बल्कि ये मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये कलर कोडिंग वाला आता है आप लोगों को, सबको आता है, इसमें करवाने की ज़रूरत है। ये वही वाला जो सिंपल है बीबी रॉय, ये आपने याद करना है। अगर किसी को नहीं आता तो मुझे बता दें। अरीशा बेटा आपको भी आता है ये कलर कोडिंग वाला? आपकी बुक में नहीं है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर है ही नहीं है, फिर आप ना करें, इसको ना करें फिर आप, क्योंकि अगर आप नए टॉपिक करने बैठेंगे तो जो टॉपिक सिलेबस में है आप वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये थर्मिस्टर वाला टॉपिक आपके सिलेबस में होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से ई कैट में क्वेश्चन आए हुए हैं। याद करना है आपने, एक थर्मिस्टर क्या होता है। थर्मिस्टर इज़ ए हीट सेंसिटिव रजिस्टर। अच्छा मुझे ऋषा बेटा एक बात बताना ज़रा, आपने ई कैट का पेपर देना है, ये पंजाब वाला या KPK वाला? KPK में ईटा इंजीनियरिंग होता है, पंजाब में ई कैट होता है। हाँ ई कैट देना, ये पंजाब के लिए सिर्फ।
के पी के अंदर ईटा होता, अच्छा आप नहीं कैट देना, फिर ठीक है, फिर आप इसी बुक को फॉलो करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा बेटा, तो मैं कह रहा था थर्मिस्टर क्या है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, ये आपको याद करना है। अच्छा लिखा हुआ है मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने याद करना है, इसमें से 3 दफ़ा सवाल आया हुआ है ई कैट के अंदर। जिस थर्मिस्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा उसका मतलब क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीजेज व्हेन देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज। क्या बताया मैंने, अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है थर्मिस्टर्स विद द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर आल्सो अवेलेबल। अच्छा मुझे बताएं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब अगर ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस ने कम होना है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा। हाँ शाबाश। अब इसमें से 2 सवाल आए हैं ई कैट के अंदर मुख्तलिफ सालों में, 300 दफ़ा आया हूँ, सॉरी मैं ज़ुबानी शेयर करता हूँ क्वेश्चन आपसे। सवाल ये है कि अगर मैं एक थर्मिस्टर है जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का है, ठीक है, सवाल मेरा तवज्जो से सुनिए, ऑरली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक थर्मिस्टर है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है और हम उसको किसी फर्नेस में बंद कर दें और फर्नेस को आग लगा दें या ऑन कर दें, तो बताइए उस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। अब मुझे बताइए जब फर्नेस में हीट पैदा होगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, क्योंकि उसने खुद कहा कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। ये सवाल आया हुआ है ई कैट के अंदर। दूसरा सवाल जो ई कैट के अंदर आया हुआ है इसी में से, कहता है जी एक थर्मिस्टर है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है और हमने इसको माइक्रोवेव ओवन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखा, तो बताइए माइक्रोवेव ओवन ऑन करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा या कांस्टेंट रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चूंकि अब टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्लियर। तो ये 2 MCQs आपके आए हुए हैं इसके अंदर ई कैट के अंदर। इसके बाद आप लोगों ने पावर वाले टॉपिक में ये 2 फार्मूले, ये 3 फार्मूले याद करने हैं। इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको, P इज़ इक्वल टू वी आई, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये आप लोगों को फार्मूला याद करना है और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इस टॉपिक में से जो EMF है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और आपको ये वाला फार्मूला याद करना है, ये वाला कि E इज़ इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये इसको यूँ याद कर लें, मैं आपको यहाँ से कल लिखवा देता हूँ बोर्ड पे। EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैं सिंपल बात बताता हूँ आपको। फ़र्ज़ कर लो कि आपके वालिद साहब आपको 1000 रुपया देते हैं, सपोज़ कर रहा हूँ मैं, 1000 रुपया देते हैं, तो आपको कितने पैसे सप्लाई हुए, सप्लाई कितनी हुई है आपको, ज़रा लाउड बोलिएगा प्लीज़। 1000। आप उसमें से 10 रुपये खर्च कर लेते हैं और बाकी कितने बचे, 990। जो आपको सप्लाई हुई थी वो 1000 थी, आपने जो बचा ली है वो कितने बचा ली है, 990। जो आपको सप्लाई होगी वो आपका EMF होगा और जो बचा लोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आ गई बात मेरी। अभी तो मैं पैसे की टर्म में बात की है, मैं आपको एनर्जी की टर्म में बात करता हूँ। मुझे बताएं बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी क्या करती है, चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है। तो जो एनर्जी सप्लाई करती है
उसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ। लेकिन आपको पता है एक सेल है, फर्ज कर लें, लेट्स सपोज ये सेल है मेरे पास, दिस इज ए सेल। आपको पता नहीं सेल का ये जो डंडी वाला ऐसा होता है, जहाँ छोटी सी डंडी बनी होती है, ये पता कौन सा टर्मिनल होता है, ये वाला, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। और इस सेल के अंदर क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम केमिकल बोलते हैं। अच्छा फर्ज कर लो, अब मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये रजिस्टर है तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन बैटरी के अंदर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ख्याल रखना आपने, कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इनसाइड द बैटरी और पॉजिटिव से नेगेटिव होता है आउटसाइड द बैटरी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो वो उसकी उल्टा आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट आउटसाइड द बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव होता है और इनसाइड द बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, फ़र्ज कर लें पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताएं अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, सोचें ज़रा, अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं आपकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। हाँ, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बैटरी के अंदर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अच्छा चलें छोड़ें इसको, इस डिटेल को छोड़ते हैं, आप इधर आ जाए। बैटरी का काम क्या है, एनर्जी सप्लाई करना। जो एनर्जी क्या होगी, सप्लाई करेगी बैटरी, उसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ, ई। और इस अंदर वाले जो लिक्विड भरा हुआ जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसमें कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है और ज़ाया होने के बाद जो बाकी बच जाएगी और जो बाहर निकलेगी वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वी बोलते हैं। और आपने फार्मूला याद करना है कि जो ई है डेट इज़ इक्वल टू वी प्लस आई आर, और सॉरी स्मॉल आर आना है, और यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। आर इज़ इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ से मैं V निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा, E माइनस आई आर। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, अगर व्हेन सर्किट ज़ीरो हो जाए, यानी सर्किट ओपन हो जाए, सर्किट ओपन हो तो करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। और जब करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है तो फिर V किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू E होगा। व्हेन सर्किट इज़ क्लोज्ड, सर्किट क्लोज्ड होगा यानी कि तारें जुड़ी होंगी तो करंट ज़ीरो नहीं होगा, तो फिर V का आंसर क्या आएगा, लेस देन E आएगा, क्योंकि आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये माइनस हो रहा है। लेकिन स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये है कि अगर आप अगर आप बैटरी को चार्ज करना शुरू करें, चार्जिंग ऑफ बैटरी, तो फिर आपका फार्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ये प्लस कहाँ से आया, क्योंकि जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो करंट माइनस नहीं होता उससे, फिर उसमें आप ऐड करते हैं करंट चार्जिंग के केस में, तो यहाँ पे फिर आपका जो V है वो E से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये आपने तीन केस याद करना है कि ओपन सर्किट के लिए V इज इक्वल टू E होता है, क्लोज सर्किट के लिए V लेस देन E होता है, लेकिन स्पेशल केस है अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो फिर V ग्रेटर देन E होगा। ठीक है बच्चे, और इसमें आपने इस फार्मूला से रेलिवेंट न्यूमेरिकल करने हैं, और इस फार्मूला के मुताबिक अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो, स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से करंट की वैल्यू बढ़ाते हो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस से करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यानी करंट बढ़ा देते हो या इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो, दोनों केसेस में V क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा आपने बेटा इस चैप्टर में कुछ नहीं करना सिवाय डेफिनेशंस के।
ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं करना सवाए डेफिनेशंस के। किरचॉफ रूल्स में याद कर लीजिएगा, मैं आपको अब बुक से बताता हूँ मैं किरचॉफ रूल्स में आपने क्या याद, ये जो है ना लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर, ये भी नहीं करना आपने। व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेना आप लोगों ने, सिर्फ डेफिनेशन और ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 4 रजिस्टर्स होते हैं और इन चारों में से एक रजिस्टर क्या होता है आपके पास, अननोन होता है, और बाकी 3 क्या होते हैं आपके पास, नॉन वैल्यू के होते हैं, यानी उनकी वैल्यू का आपको पता होता है और आप तीनों की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, चौथे की चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अननोन होता है आपके लिए। ये आपने चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा आपने क्या याद करना है, आपने याद करने हैं ये वाले 2 पॉइंट्स कि अगर इफ़ सोर्स ऑफ EMF इज़ ट्रावर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंज इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट भी याद करना है, इफ़ ए रजिस्टर इज ट्रावर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द चेंज इन पोटेंशियल इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया। फिर आपने किरचॉफ रूल्स की डेफिनेशन याद करनी है कि जी पहले रूल के मुताबिक ये डेफिनेशन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज सर्किट इज़ 0। अभी डेफिनेशन चूँकि आप लोगों ने FSC में पढ़ी हुई है इसलिए मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। और आपने ये याद करना है कि जो पहला फर्स्ट रूल है किरचॉफ का, ये किसको, इट इज़ स्टेटिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दूसरा रूल है, सॉरी ये पहला रूल है। द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 2 बातें याद रखनी है फर्स्ट रूल में कि फर्स्ट रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए होता है और जो किरचॉफ का सेकंड रूल होता है उसकी डेफिनेशन और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, ये बातें जो आपको मैंने बताई हैं सिर्फ आपने इस चैप्टर में यही कुछ करना है, इसके अलावा और नहीं करना ना ज़रूरत है आपको।